हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 के सोशल साइंस के हिस्ट्री के सभी चैप्टर यानी कंप्लीट बुक जो इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं, जहां से सीधा सीधा सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। जो एग्ज़ाम आपको 2023 में होने वाले मिड टर्म एग्ज़ाम हो चुका है, अब जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाले वहाँ पर इस वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट भी कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को शामिल किया है यानी एमसीक्यू, क्योंकि आप सभी को पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो फ्रांसीसी महिलाओं का मानना था कि नई क्रांतिकारी सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व तभी हो पाएगा जब उन्हें निम्नलिखित अधिकार दिए जाएंगे। तो अधिकार क्या होगा? सरकार को वापस बुलाने का अधिकार। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट के उदय में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा था? उचित विकल्प छांटिए। तो वो था डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता। फ्रांस राज्य की क्रांति कब होती है? तो फ्रांस राज्य की क्रांति होती है 1789 में। इस तरह से आपको ये सभी एमसीक्यू जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको देखना है। ये वीडियो जितनी भी लंबी है, चाहे वो 20 से 25 मिनट की क्यों ना हो, उसको आपको अगर आपने इसे कंप्लीट देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि इतिहास में आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। इसके बाद हम जो है भूगोल का भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, सिविक्स का भी लेकर आएंगे, और जो इकोनॉमिक का पार्ट है आपका उसका भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर लुई 16वें का शासन था। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के समय किसानों की गणना किस वर्ग में की जाती थी? तो निम्न वर्ग में की जाती थी। रोमन कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो था पोप। फ्रांस के शासक लुई 16 ने किस प्रकार के शासन को अपनाया? तो वह निरंकुश शासन को अपनाया। तो इस तरह से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों आपको कर लेना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह आपको लेना है। ऐसा नहीं कि एक छोड़ दिया एक कर लिया। ठीक है। जो 20 से 25 मिनट की वीडियो दोस्तों आपको कंप्लीट देखनी है, और जितने भी क्वेश्चन हमने शामिल किया है इसको आप ज़रूर कीजिएगा। और फिर उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इतिहास से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। मेरी एंतो एंते कौन थी? तो मेरी एंते एंते जो है लुई 16 की पत्नी थी। रूसो द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? तो रूसो द्वारा रचित पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता। ठीक है। इसी प्रकार से मिलान देख सकते हैं आप दोस्तों। लुई 16 बुर्बो वंश का था, तो बुर्बो राजवंश लुई 16वां। द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी पुस्तक है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक मानते हैं इसकी, क्योंकि आम्बे किए तीसरे स्टेट। ठीक है। और रोबेस्पियर जो था वो अगर हम देखें तो आतंक राज। ठीक है। इसी प्रकार से कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पर भी दिया गया है, इसको भी आपको इस तरह से कर लेना है। ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अब ये क्वेश्चन जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। फ्रांस की राज्य क्रांति कब होती है? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में किस वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त? सामंत वर्ग को। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? और तो उसका संबंध और किस राजवंश से था? तो फ्रांस का शासक लुई 16वां, और उसका संबंध बुर्बो राजवंश से था। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी दोस्तों। लुई 16वें का निवास स्थान कहाँ था? तो वारसय में था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार का शासन तंत्र था? तो निरंकुश शासन तंत्र था। फ्रांसीसी क्रांति को जन्म देने वाले 2 प्रमुख दार्शनिकों का नाम वो है मांटेस्क्यू और रूसो। ठीक है। इन दोनों पुस्तकों का नाम भी पूछा जाएगा दोस्तों पेपर में, तो एक पुस्तक जरूर पूछी जाएगी। ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, जिसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था? तो वो है कर लगाना। ठीक है। 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं आप दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपको करना ही करना है। राष्ट्रीय सम्मेलन के शासनकाल में फ्रांस के 2 प्रमुख राजनीतिक दल कौन से थे? वो 2 दल थे, जिरेंद्रस्ते और जैकोबिन। ठीक है। जिरेंद्रस्ते और जैकोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो आतंक राज की स्थापना कब होती है? 1793 ईस्वी में आतंक राज की स्थापना होती है। अगला है, राष्ट्रीय सम्मेलन ने नाप तोल की कौन सी नई विधि अपनाई? तो वह दशमलव विधि अपनाई थी। ठीक है। इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है। पेरिस कम्यून पर किस राजनीतिक दल का प्रभाव था? तो जैकोबिन का प्रभाव था। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? उसने किन सुधारों को लागू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैकोबिन कौन थे? उन्हें शोगुलात के नाम से क्यों जाना जाता था? फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में नेशनल असेंबली किस प्रकार अस्तित्व में आई? अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रांस में 1791 के संविधान के अंतर्गत किस प्रकार राजनीतिक पद्धति ने कार्य की? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना मस्ट इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है फ्रांसीसी नेशनल असेंबली के अधीन क्रांतिकारी योद्धाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, जिनके क्या परिणाम निकले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको कर लेनी है ना। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में हुए किन्हीं 4 परिवर्तनों की पहचानी है जो सरकार ने किए थे, अथवा डायरेक्टरी शासित फ्रांस की कोई 4 विशेषताएं बताइए। ठीक है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट, रूसो ने किस बात पर अधिक बल दिया, तो मनुष्यों की समानता पर। फ्रांस के किस दार्शनिकों का सम्राट कहा जाता है, वॉल्टेयर को। फ्रांसीसी क्रांति के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे, वो है समानता, संप्रभुता और बंधुत्व स्वतंत्र। ये हमारे भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है दोस्तों। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आता है CBSE 2015-2012 में क्वेश्चन पूछा कि रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे, अथवा 1905 से पूर्व रूस की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशाओं को वर्णन कीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देख लेनी है ना। सामाजिक तथा आर्थिक हालत, राजनीतिक हालत। ठीक है, इसके बाद 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी, अथवा 1917 से पहले रूस की श्रमिक जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों की श्रमिक जनसंख्या से किस प्रकार भिन्न थी। CBSE 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, और ऊपर वाला जो पूछा गया तो CBSE 2015 में पूछा गया, 2012 में भी साइंस क्वेश्चन पूछा गया। तो इसे कंप्लीट आपको करना ही करना है। इसी प्रकार से कुलक क्या है, ड्यूमा क्या है, उदारवादी, स्टालिन। यहाँ से भी आपको ये सारी चीज़ें जो है शब्द है, कुलक, ड्यूमा और उदारवादी, स्टालिन का समीकरण कार्यक्रम, ये सब आपको करना ही करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली पूछा जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो समाजवाद का मानना है क्या, सारी संपत्ति पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए, समाजवाद का मानना है। ठीक है, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था समाजवाद से। ब्रिटेन में मजदूर दल की स्थापना कब होती है, तो 1905 में। इस तरह से सारे जितने भी क्वेश्चन हैं MCQ आपको कर लेने हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर यहाँ से आएगा। ठीक है, तो हमने इन क्वेश्चन को शामिल किया जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। फालतू के क्वेश्चन शामिल नहीं किया दोस्तों, वीडियो लंबी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही शामिल किया हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसे ध्यान में रखकर इस वीडियो को कंप्लीट देखना है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट हमें और अधिक प्रोत्साहित करता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए, जो आपके सहयोग के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है दोस्तों। ठीक है ना, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर अभी तक आपने क्लास 9 के इतिहास में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अगर आप बस यही पढ़ कर जाएंगे, अगर आपके पास यही वीडियो अवेलेबल है और इसे भी देखना है आपको, तो इससे बाहर क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं आने वाले, मैं गारंटी देता हूँ आप सभी को। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। ठीक है, बोल्शेविक कौन थे, इनके नेता का नाम था। रूस में बोल्शेविक के उद्देश्यों को प्रकाश डालिए। रूस में अक्टूबर क्रांति के कारणों तथा घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन करो। ठीक है, इसे भी इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते बहुकल्प पर प्रश्न पूछा गया MCQ, इसको भी आपको करना ही करना। ठीक है ना। जर्मनी को वार्साइक संधि पर किसने हस्ताक्षर किया, तो फ्रेडरिक एबर्ट ने। जर्मनी के रूहर प्रदेश पर किस देश ने अधिकार किया, तो फ्रांस ने। 9 नवंबर 1918 ईस्वी से पहले जर्मनी का सम्राट कौन था, तो कैसर विलियम। डैश प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र, तो रूस, इंग्लैंड, फ्रांस। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं दोस्तों। ठीक है ना। इसी प्रकार से वाइमर संविधान का सबसे त्रुटिपूर्ण अनुच्छेद कौन सा, 48वां सबसे त्रुटिपूर्ण अनुच्छेद था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक, जर्मन संसद क्या कहलाती थी, तो रेस्टैग। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक, तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 1 नंबर पे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके डायरेक्ट, तो इसको भी आपको करना ही करना है। ठीक, नाज़ी पार्टी के 2 सिद्धांत लिखो, तो नाज़ी पार्टी युद्धों में विश्वास रखती थी और वह हिंसापूर्वक संघर्ष और शक्ति में विश्वास रखती थी। नाज़ी पार्टी का पूरा नाम क्या था, तो वह था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, इससे जितने भी 1 नंबर क्वेश्चन है ये कंप्लीट आपको करना ही करना है, इसको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है दोस्तों आप सभी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सभी। नाज़ीवाद से क्या अभिप्राय है, नाज़ीवाद जो है फांसीवाद का ही जर्मन रूप था और ये सब हिटलर द्वारा 1921 में स्थापित पार्टी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के संक्षिप्त रूप नाजी से निकला है। जर्मनी में हिटलर द्वारा स्थापित बर्बर तानाशाही के इतिहास में नाज़ीवाद का नाम दिया जाता है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है ये। जर्मन में नाज़ीवाद का उदय किस प्रकार हुआ, ये आपको कर लेना है।
उसके बाद नासीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करो, तो उसमें नासीवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के क्या प्रावधान थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मित्र राष्ट्रों के साथ वार्साई में शांति समझौता जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक उदाहरण देकर समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नासी शासन के अधीन जर्मनी में महाध्वंस यानी होलोकॉस्ट से क्या अभिप्राय है संसार की, इसकी जानकारी कैसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो ये भी यहाँ से आपको चैप्टर जो है देखना है, ठीक। तेंदू के पत्तों का प्रयोग किस काम में किया जाता है, तो बीड़ी बनाने में। आज भारत की कुल भूमि का लगभग कितना भाग कृषि के अधीन है, तो आधा भाग, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको करनी है, ठीक है दोस्तों। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई, तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1860 में, भारतीय वन अधिनियम 1856 में, ठीक है। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई देहरादून में। 1865 के वन अधिनियम में संशोधन हुआ कब, 1878 तथा 1927 दोनों में। स्थानांतरित कृषि का एक अन्य नाम क्या है, झूम कृषि, ठीक है। स्थानांतरित कृषि में किसी खेत पर कितने समय के लिए खेती होती है, तो 2 वर्ष तक। चाय के बागानों पर काम करने वाला समुदाय था संथाल, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको करनी है दोस्तों। वन उन्मूलन से क्या अभिप्राय है, वनों के कटाव से है। कृषि के विस्तारकरण का मुख्य कारण क्या था, बढ़ती हुई जनसंख्या और भोजन की बढ़ती हुई मांग। तो ये जितने भी क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने शामिल किए दोस्तों आपको कंप्लीट कर लेना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, बस जितनी लंबी वीडियो से सही से और ध्यानपूर्वक देखिएगा और उसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका काम आराम से हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से 20 नंबर इस बुक से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको पूरा कंप्लीट कर लेना इसी तरह से। उसके बाद यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। 1820 के बाद भारत में वनों को बड़े पैमाने पर काटा जाने लगा, इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, तो वनों को काटा जाने लगा, इसके पीछे कई कारण उत्तरदायी थे। यहाँ पर सारे कारण दोस्तों जो है कारणों को यहाँ पर दे दिया गया, तो इसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। स्थानांतरित कृषि पर रोक क्यों लगाई गई, इसका स्थानीय समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके बारे में चर्चा करना आपको, प्रतिभूमि क्या है, वन अधिनियम क्या है, आपराधिक जनजाति अधिनियम, चराई कर, तो ये तो जो एक एक शब्द इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया, इसको आप कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, मसाई समुदाय के चरागाह उनसे क्यों छीन लिए गए, कारण बताइए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से, राजस्थान का रायका समुदाय खेती के साथ साथ चरवाहे का काम भी करते थे, क्यों, निम्नलिखित में किसी उचित विकल्प को चुनिए, तो खेती के पैदावार हर साल घटती बढ़ती रहती थी इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय घुमंतू चरवाहा नहीं था, वह था बंगाल के रेवड़। गुज्जर बकरवालों का व्यवसाय क्या था, तो भेड़ बकरियाँ पालना था, गुज्जर बकरवालों का व्यवसाय भेड़ बकरियाँ पालना था, ठीक है। गद्दी चरवाहों का निवास कौन सा प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश। गढ़वाल भाभर इस रायका किस प्रदेश में रहते थे, राजस्थान में। चराई क्षेत्र कम होने के कारण था उपरोक्त सभी, ये चीज़ आपको देख लेनी है, ठीक है ना। मारू रायका कौन सा जानवर पालते थे, तो ऊँट पालते थे। औपनिवेशिक सरकार आपराधिक कबीला अधिनियम लाई 1831 में, ठीक है। मानसून की ऋतु में महाराष्ट्र के धंगर कहाँ रहते थे, मध्यवर्ती पठार में। ये सारी चीज़ आपको कर लेनी दोस्तों, ठीक। ये सारी जरूर कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मैंने शामिल किए सभी इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आपने कर लिया तो आपको डेफिनेटली जो है 20 के 20 नंबर इस चैप्टर यानी इस बुक से, इतिहास का जो बुक है कंप्लीट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको करने ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ आपको। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाला अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे, संक्षेप में बताइए, और गद्दी चरवाहों की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। गोल्ला तथा बंजारा जाति चरवाहों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अफ्रीका के चरवासी चरवाहों के जीवन की संक्षिप्त समीक्षा कीजिए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। औपनिवेशिक शासन से पूरे मसाई लोगों की सामाजिक दशा की जानकारी दीजिए, ठीक है। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों हमने इसको में शामिल कर लिया है। आई होप आपको इस वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो और पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।